राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हाल चाल सब आनंद मंगल हो। देखो, मानव रोग नाम के पाठ को आपने खच खच करके पूरा शानदार तरीके से पूरा कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों, आपके सिलेबस में ऐसा ही लिखा हुआ है, कुपोषण एवं मानव स्वास्थ्य। इसके अंदर पढ़ेंगे दोस्तों कि आपके भोजन कि जो अपचयित होता है, भोजन जो टूटता है वो किन किन पदार्थों के रूप में टूटता है, और उसके बाद में कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन से पहले अपने को न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व, पोषण और संतुलित आहार के बारे में जानना होगा। इस पाठ के अंदर अपन जानेंगे दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज, लवण, इनके क्या क्या कार्य है शरीर में, किस प्रकार से ये अपनी सहायता करते हैं, शरीर में इनका क्या रोल है और कौन कौन से रोग इनकी कमी के कारण होते हैं। और इस पाठ में सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा पाठ है दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीजें आती है, बहुत सारे, कम से कम भी 4-5 वीडियो आराम से बनेंगे। इसमें आप जानेंगे कि पूरी प्रोटीन वसा खोल के रख देंगे अपन, बिल्कुल है ना, डॉक्टर जैसे अपने बॉडी को खोल के रख देता ना, ऑपरेशन करता पूरा खोल के रख देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि इस पाठ में आपको सबसे ज्यादा याद कुछ करना है तो वो याद करना है इसमें रोग। अगर विटामिन की कमी से, कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग हो रहे हैं। और आज के पाठ में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, जो अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म मात्रिक तत्व या दीर्घ मात्रिक तत्व, जो भी पढ़ेंगे आज के पाठ से एक प्रश्न आना जरूरी है। और इसके बाद में अपन धीरे धीरे प्रोटीन, विटामिन, वसा को सब कुछ देंगे। आज अपन सामान्य जानकारियों के साथ में इस पाठ को शुरू करते हैं। क्या होता है, चलो आइए मेरे साथ। चलिए, पोषण भोजन। सबसे पहले तो अपन चलते हैं पोषण मानव स्वास्थ्य। सबसे पहले किससे रिलेट होता है दोस्तों, भोजन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आई वांट टू आस्क यू ऑल पीपल्स, कि भोजन क्यों करते हैं। ओ साहब, ये तो कोई बच्चे जैसा सवाल है। भोजन करते हैं अपन ऊर्जा के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने इंसुलिन लास्ट जो अपन ने मधुमेह पाठ में अपन ने देखा था कि ऊर्जा अपने को किससे मिल रही था साहब, ग्लूकोज से मिल रही है साहब, ग्लूकोज से मिल रही है, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है। ये अपन जानते हैं, पढ़े हुए आ रहे हैं ना। इसके अलावा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में खूब अपन ने देखा है दोस्तों, भोजन के पोषक तत्व, भोजन के पोषक तत्व, भोजन के पोषक तत्व। यानी अब ऊर्जा तो मिल गई साहब कार्बोहाइड्रेट से, तो भोजन के जो पोषक तत्व है ये क्या होता है दोस्तों, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा आपका कौन होता है, वसा, वसा लिख दिया, प्रोटीन होता है। इसके अलावा खनिज लवण होता है दोस्तों, खनिज लवण, मिनरल्स। इसके अलावा दोस्तों विटामिन होता है, और आपका जल, और एक और नाम ऐड कर सकते हैं वैसे, यानी फाइबर्स, जो आपको भोजन पचाने में सहायता करते हैं। अब आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट से आपको मिल गई ऊर्जा, तो दूसरी चीजें हैं वसा, प्रोटीन, इनसे क्या होता है दोस्तों, है ना भाई, ऊर्जा तो मिल गई, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से ऊर्जा मिल गई आपको, आपके बिल्कुल शरीर चल रहा है आराम से मस्त तरीके से। लेकिन भोजन केवल ऊर्जा के लिए ही नहीं लिया जाता है। अच्छा अच्छा मार साहब, बिल्कुल, और बताओ यार, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है साहब। तो यानी ऊर्जा के लिए ही आप भोजन ग्रहण नहीं करते हो दोस्तों, किसके लिए करते हो, भोज, ऊर्जा तो एक पार्ट है, उसके अलावा वसा भी, वसा के लिए, प्रोटीन के लिए, खनिज लवणों के लिए, विटामिन के लिए। आज अपन इनके देखेंगे कि इनके क्या क्या रोल हैं दोस्तों। आप सबको पता है कि आपका जो शरीर, आप पढ़ते आ रहे हो कि आप कभी जिम गए होंगे दोस्तों, जिम जाते हो, जिम के अंदर वहां पर ट्रेनर होता है, वो क्या करता है आपको कि अगर मान लो देसी चीज के बारे में बताए तो यार आपको करना है रात में काले चने गलाना, सोयाबीन गलाना, दालें, कुल मिला के मूंग गलाना, कुल मिला के दालें हैं दोस्तों, और इनको कहेगा कि इन पल्सेज को रात में गलाना है और सुबह इनको खाना है। तो इसका मतलब इनसे क्या मिला आपको, प्रोटीन मिला दोस्तों। दालों में क्या होता है, इनमें प्रोटीन होता है। या फिर वो क्या करेगा कि आपको प्रोटीन का डिब्बा पकड़ाएगा, कहेगा कि दूध में डाल के इसको रोज 1 चम्मच इसका सेवन करना है। यानी आप वहां पर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, यानी आपकी मसल्स बना रहे हो, आपकी शरीर की वृद्धि कर रहे हो। तो उस शरीर की वृद्धि के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, प्रोटीन जरूरी है। शरीर की वृद्धि के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, प्रोटीन जरूरी है। आपकी वसा और कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलती है दोस्तों, ऊर्जा मिलती है। बहुत सारे मोटे लोग होंगे, उसके चमड़ी के नीचे, त्वचा के नीचे थोड़ी सी मोटी लेयर, मोटे मोटे होते हैं ना इस प्रकार से, तो उनकी जो लेयर होती है वो किसकी होती है दोस्तों, फैट यानी वसा की होती है। आई बात समझ में। कई सारे, आप कहेंगे, मैं पूछूं आपको हड्डियां किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट किसकी बनी होती है दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट की आपकी हड्डियां बनी होती है। यानी इनमें 2 मिनरल्स काम में है, कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट ये आपके खनिज लवण है। मैं कहूंगा कि आपका जो हार्ट है या फिर तंत्रिका आवेग है, यानी एक जो भाई सूचनाएं, जैसे पहले मैंने बोली कि गाल पे किसी ने थप्पड़ मारी तो गाल की सूचनाएं पहले कहां जाती, मस्तिष्क पर जाएगी, और मस्तिष्क बोलेगा साले हाथ को
एक ऑर्डर देगा, लगा कान के नीचे तू भी जिसने मारी है ना। तो कहने का मतलब ये जो क्रियाएं हो रही है, ये सूचनाएं जिस तंत्रिकाओं के माध्यम से जारी है, और या फिर हार्ट का धड़कना, ये सब दो एक अपने खनिज लवण है दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम, आप सब जानते हैं इनके बारे में। तो अब इनके अलावा आपका हार्ट या तंत्रिका कार्य नहीं कर पाएगी। इस तंत्रिका के अंदर कैल्शियम और काम में भी आता है दोस्तों। कैल्शियम आपने देखा है दोस्तों कि आपका जो ब्लड स्कंदन यानी ब्लड जो जमता है दोस्तों, है ना, ब्लड की जो क्लोटिंग होती है दोस्तों, उसमें भी कैल्शियम का अहम रोल होता है। समझ में आई। कई प्रकार के आपके एंजाइम्स होते हैं दोस्तों जो भोजन को पचाने के काम में आते हैं, उनमें मैग्नीशियम, सल्फर, इस प्रकार की जो चीजें होती है ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जल के बारे में तो मैं क्या कहूं दोस्तों, जल तो है ही है, मिनरल्स जल में ही पाए जाते हैं, जल आपके लिए जीवन है, ठीक है। इसके अलावा रेसे क्या करते हैं, जितने भी फाइबर्स हैं, आपको कहा जाता है कि सलाद खाइए, सलाद में क्या है, रेसे हैं। फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स में क्या है दोस्तों, रेसे हैं। दालें खाइए, दालों में क्या है दोस्तों, रेसे हैं। रेसे यानी फाइबर्स, जब ये फाइबर्स आप भोजन के रूप में इंटेक करते हो तो वो पेट में जाके क्या करते हैं, वो दोस्तों पचते नहीं है। वो भोजन, आप रेसों को पचाने की क्षमता अपेंडिक्स में होती है, जिसे आप कहते हैं सेलुलोज। वो किसके बने होते हैं दोस्तों, रेसे सेलुलोज के बने होते हैं। उनका कोई पाचन नहीं होता है। सुबह सुबह आपके शौचालय जब आप जाते हो तो पोटी के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन भोजन को क्या करते हैं वो क्या करते, जल का इंटेक बनाए रखते हैं, जल को अवशोषित करते हैं दोस्तों। जल को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, तो भोजन का जो एरिया होगा वो क्या कर देगा, वो जिस एरिया पे भोजन पचेगा उसको बढ़ा देगा, और आपके अंदर जल की मात्रा क्या बढ़ेगा, बनाए रखेगा। और इसके अलावा अच्छा पाचन, बढ़िया पाचन करेगा, और आपका पेट अच्छी तरीके से साफ कर देगा, क्योंकि सेलुलोज का पाचन केवल पशुओं के अंदर होता है। जो जुगाड़ी करने वाले जानवर होते हैं उनमें सेलुलोज का पाचन होता है। उनमें एक अंग होता है अपेंडिक्स, जो अपने अवशेषी अंग है दोस्तों। कभी होता है ना, कभी अपेंडिक्स में ऑपरेशन हो तो उसको पूरी अपेंडिक्स को निकाल दी जाती है, क्योंकि अपने कोई मतलब की नहीं है, लेकिन जानवरों में वो मतलब की होती है, क्योंकि वहां सेलुलोज क्यों खाते हैं, वो चारा ही है ना, रेसे ही है उसके अंदर, वो चारा खा के चारे को क्या करते हैं दोस्तों, पचा देते हैं। चल समझ में आ गई। थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में मैंने आपको दी है। अब यानी जो भोजन के मुख्य पोषक तत्व आपसे पूछ लिए जाए तो कौन से दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, खनिज लवण। अब इनको आप क्या करोगे दोस्तों, अलग अलग भागों में बांटते हैं कि इनमें कुछ होंगे दोस्तों कार्बनिक तत्व होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे कार्बनिक, और दूसरे कौन से होंगे दोस्तों, अकार्बनिक होंगे। अब आप बताएंगे साहब कार्बन का मतलब क्या है दोस्तों, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स आ रहा, वो कार्बनिक तत्व होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर खुद कार्बन को कार्बनिक यौगिक नहीं माना गया है। कार्बनिक यौगिक वही होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बोहाइड्रेट को ही अपन क्या कहेंगे दोस्तों, कार्बनिक यौगिक कहेंगे, जिसके अंदर कार्बन भी आ रहा हो और हाइड्रोजन भी आ रहा हो। और इसके साथ साथ अगर कार्बोहाइड्रेट कहें तो उसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगा। जब अपन पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट तो वहां इसकी बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। तो कार्बनिक में कौन से आएंगे दोस्तों, आपके कार्बोहाइड्रेट आ गए साहब। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, कार्बो मतलब कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है दोस्तों जल, यानी जिसके अंदर CH2O, ये एक सामान्य सूत्र दोस्तों, अगर ये आए तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों वसा होती है और प्रोटीन होता है। देखो प्रोटीन में ध्यान देने वाली बात है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा इसमें क्या आती है दोस्तों, नाइट्रोजन भी आती है। आप जब मूत्र त्याग करते हो तो अपन कहेंगे कि मनुष्य क्या है, यूरियोटेलिक है, यूरियोटेलिक यानी वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसको त्याग कर रहा साहब, यूरिया। किसका त्याग कर रहा दोस्तों, यूरिया, और कम मात्रा में यूरिक एसिड पर, अधिक मात्रा में क्या दोस्तों, यूरिया का त्याग करते हैं। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। अब देखो यहां पर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो आ रहा है दोस्तों, तो यानी आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये है। लेकिन इसके अंदर जो नाइट्रोजन जो आ रहा है दोस्तों, नाइट्रोजन एक अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन एक विषैला पदार्थ है। ये किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। तो इनको तोड़कर क्या बनाया जाता है, अच्छा ये बनता कहां है दोस्तों, ये बनता है लीवर के अंदर। हमेशा यूरिया बनेगा लीवर के अंदर, ब्लड के माध्यम में ब्लड में छोड़ दिया जाता है दोस्तों, और ब्लड के साथ में ब्लड छानने के लिए जाता है किडनी में, और किडनी इसको छानकर भाई अच्छी अच्छी चीजों को, पानी वगैरह जितने भी विटामिन खनिज लवण उसको वापस बॉडी में छोड़ दिया जाता है, और मूत्र के माध्यम से इस यूरिया को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये किसका अपशिष्ट पदार्थ है, प्रोटीन का ही अपशिष्ट पदार्थ है। कौन है, यूरिया। चलो आ जाओ साहब। अच्छा इसी प्रकार से वसा का बताएंगे अभी, चलो पहले इधर बात कर लेते हैं अपन। तो अब इसके अंदर आ गए दोस्तों ये आपके, और अकार्बनिक तत्वों में आ गए दोस्तों आपके खनिज लवण,
खनिज। जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन नहीं है वो कौन आ गए दोस्तों, खनिज लवण आ गए। अभी बात की अपन ने कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सब के सब कौन है दोस्तों, खनिज लवण होते हैं। ये आपकी शरीर की हर प्रक्रिया में बहुत बहुत आवश्यक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें विटामिन भी आ जाएगा ना दोस्तों, विटामिन। अच्छा, विटामिन क्या काम करता है दोस्तों, विटामिन की हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन की हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी कमी से क्या हो जाता है, कई सारे रोग होते हैं। यानी ये अपनी रोगों से लड़ने में सहायता करता है। क्या करता है दोस्तों, रोगों से लड़ने में क्या करेगा दोस्तों, सहायता करेगा। रोगों से लड़ने में क्या करेगा, ये सहायता करेगा विटामिन। ठीक है, अब बात करते हैं अकार्बनिक में, जिसमें खनिज लवण आ गया दोस्तों, जल आ गया, और इसके अलावा आपके रेसे आ गए। तो इस प्रकार से दो प्रकार से आपने इन पोषक तत्वों को बाइफरकेट किया, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व। इसके अलावा भी इनको क्या कर सकते हैं कि जिसकी ज्यादा मात्रा में बॉडी को आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं वृहद पोषक तत्व या वृहद पोषक अपन कहते हैं। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना, तो वृहद यानी ज्यादा मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है वो कौन है दोस्तों, मात्रा के आधार पर अपन दो भागों में बांटेंगे इनको, वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। वृहद पोषक तत्वों में भाई किसकी आवश्यकता होती है, अभी आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, इसके अलावा वसा की आवश्यकता होती है, इसके अलावा आपको प्रोटीन की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपके तीन जो तत्व हैं ये वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्व, अभी मैंने बताया कि विटामिन की आपको बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके अलावा खनिज लवणों की भी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। हम सोडियम और पोटेशियम जल से तो लेते ही हैं, इसके अलावा अपन नमक के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। तो नमक कितना डालते हैं दोस्तों, अपन कहावतें ही नमक पर बनी हुई है कि क्या करते हैं दोस्तों कि आटे में नमक होना चाहिए, नमक में आटा नहीं होना चाहिए, समझ में आई। यानी नमक बहुत कम मात्रा में अपनी आवश्यकता होती है ना, भर भर के थोड़ी खाते हैं अपन। तो इसी प्रकार से खनिज लवण जितने भी हो गए दोस्तों, मिनरल्स, ये भी सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर आते हैं। चलिए साहब, अब इसके अलावा आपका जो जल है ना, ऐसा नहीं है जल भाई आप पूरे पूरे चरे के चरे उड़ेल दो ना, ऐसा नहीं करते अपन। जल की भी अपने को इसमें ही रखा गया, सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर इसको रखा गया है। अब चलो साहब, अब इसके अलावा जो खनिज लवण आया दोस्तों, इन खनिज लवणों को दो भागों में बांटते हैं। यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि खनिज लवण जो है दोस्तों, ये जो खनिज लवण है, आज इस पर ही अपन ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। खनिज लवण भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, या पहले लिख देते हैं वृहद मात्रिक तत्व। पहले दोस्तों क्या लिखेंगे, वृहद मात्रिक तत्व, यानी मात्रिका मतलब यहां मात्रा है। तो ये जो एलिमेंट है दोस्तों, वहां पर अपन ने न्यूट्रिएंट्स कहा था, वृहद है ना, तो वृहद पोषक तत्व कहा था वहां पर, है ना, क्योंकि पोषक तत्वों की सारों की बात की गई थी। यहां एलिमेंट यानी इन तत्वों की बात की जा रही है। तो वृहद के अंदर दोस्तों याद करने की, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं। अब इसके अंदर आप खुद जानते हो कि अभी मैंने आपको बोला कि भाई आपका सोडियम और पोटेशियम ये आपको हार्ट और तंत्रिकाओं में बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा मैंने आपको अभी ये भी बताया कि भाई आप सोडियम किसके साथ लोगे, क्लोरीन के साथ ही लोगे ना। तो क्लोरीन आपके अम्ल क्षार बैलेंस करने के अंदर क्लोरीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखो ये सोडियम है, Na तत्व है। देखो आपको सोडियम तो एस से शुरू होना चाहिए, नहीं एस से सल्फर होता है दोस्तों। तो यहां पर एक तत्व सल्फर भी हो जाएगा, तो सल्फर पहले आ गया, हो जो गई। अब भाई सोडियम को भी अपन एस दे दें तो फिर चक्कर पड़ जाएगा मामला। तो इस प्रकार से क्या हुआ दोस्तों कि सोडियम जो है उसका जो लेटिन नाम है, जैसे अपने गांव की भाषाएं होती है ना दोस्तों, भाई आपके गांव की जो भाषा लोकल लैंग्वेज जिसे अपन कहते हैं, इसी प्रकार से यूरोप के अंदर की जो लोकल लैंग्वेज थी उसको लेटिन भाषा या ग्रीक भाषा कहा जाता है। तो उस लेटिन भाषा के अंदर इस सोडियम का नाम क्या था दोस्तों, नेट्रियम। तो वहीं से उठाए दो शब्द, इसको लिख दिया Na। इसी प्रकार से पोटेशियम की शुरू पी से होना चाहिए, लेकिन पी फास्फोरस होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके नेट्रियम यहां इसका हो जाएगा केलियम। क्या हो जाएगा दोस्तों, केलियम। तो केलियम, पोटेशियम को क्या बोलते हैं दोस्तों, केलियम बोलते हैं, और केलियम का लिख दिया यहां पर के। इस प्रकार से आपको कई पीरियोडिक टेबल के अंदर इस प्रकार के नाम देखने के मिले होंगे। चलिए साहब,
वृहद पोषक तत्व के बारे में बात कर लेते हैं। अब बताओ, आपके शरीर में हड्डियां, हड्डियों का ढांचा है भाई। आप मान लो शर्ट को खूंटी पे टांग दो, ठीक है, तो खूंटी की टकरेगी, लेकिन आपने देखा होगा कि आप जैसे ही पहनते हो तो एक उसका एक आकार बन जाता है। इसी प्रकार से आपकी जो स्किन है वो एक कपड़ा है, तो स्किन आपकी हड्डियों पर टिकी हुई है, तो इसीलिए आपका एक पूरा का पूरा ढांचा बना हुआ है। इसलिए संरचनात्मक ये जो बनी हुई है ये हड्डियां ही है दोस्तों। तो हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है, अभी बताया, कैल्शियम और फॉस्फेट, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट से ये मिलकर बनी होती है। इनके अलावा एंजाइमों की क्रिया होती है दोस्तों, वो मैग्नीशियम के बिना होगी नहीं। इसके सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इस प्रकार के वृहद मात्रक पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप दूसरा क्या देखते हो दोस्तों, सूक्ष्म मात्रिक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक तत्व यानी इन तत्वों की आवश्यकता तो होती है लेकिन कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके अंदर आप जानते होंगे कि आपके जो ब्लड है, ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, उस हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है आपकी लोह धातु, यानी फेरिक धातु इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा आपका आयोडीन जो होता है दोस्तों, आयोडीन है ना, आयोडीन से घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घेंगा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की मात्रा भी आपको आवश्यकता होती है ना। तो ये क्या किया गया दोस्तों, इसके अंदर किसमें इनबिल्ट किया गया है, ये आपको आयोडीन जो है अदरक में पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा जल के अंदर भी कुछ मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, कुछ समुद्री तत्वों के अंदर भी आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन का जो अपना अच्छा स्रोत है वो दोस्तों नमक के साथ, क्योंकि नमक हर परिवार में चलता है, इसलिए सरकार ने क्या किया कि आयोडीन की जो कमी होगी उसको पूर्ति के लिए, नमक तो सब खाएगा ही खाएगा, तो नमक में डाल के आयोडीन आपको दे दिया गया है। चलो साहब, इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे हैं दोस्तों, मोलिब्डेनम है, इसके अलावा दोस्तों फ्लोराइड है। इस प्रकार से कई ऐसे तत्व हैं जिनकी आपको कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें अपन कहेंगे सूक्ष्म मात्रिक तत्व। लोह धातु आप सब जानते हो, लोह धातु कहां से, पालक वगैरह हरी सब्जियां खाने से आपको मिलती है। तो ये क्या में लिखा दिया जाए, चलो एक बार इनको लिखा देता हूं। हाँ दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका। रासायनिक आधार पर और मात्रा के आधार पर पोषक तत्व लिख दिए मैंने। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये याद करना, ध्यान रख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। वृहद मात्रिक तत्व कौन से है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व कौन से, रट ही लेना। हाँ देखो दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने जो जितने खनिज लवण है ना, जहां जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैंने वो सब यहाँ लिख दिया समराइज करके ना। इसके अलावा आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। देखो पहला है सोडियम। सोडियम मिलता कहां से, ऊपर लिख दिया मैंने, प्रमुख खाद्य स्रोत, साधारण नमक मिल जाता है। कार्य क्या है इसका, अंतराली तत्व का जो अंदर का जो आपका जो तत्व होता है ना, अंतराली द्रव लिख सकते हैं यहाँ पर, अंतराली द्रव। अंतराली द्रव का प्रमुख धनायन है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा तंत्रिका, आवेग संचरण और हार्ट बीट, जैसा कि आपको मैंने बताया कि क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे मान लो कि ये आपकी तंत्रिका गुजर रही है ना दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, देखो सोडियम और पोटेशियम, बाहर रहता है पोटेशियम जो कि कोशिका द्रव के अंदर रहता है, और अंदर रहता है देखो सोडियम। तो फिर ये सोडियम और पोटेशियम के बीच में आपसी क्रिया के माध्यम से क्या करता है कि तंत्रिका आवेग यानी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती दोस्तों। ये न्यूरोट्रांसमीटर का एक प्रमुख तत्व है ना। पोटेशियम यही सब्जियां में मिल जाता है आराम से, मांस वगैरह मिल जाता है। कोशिका द्रव का प्रमुख धनायन है ये। तंत्रिका आवेग और पेशी संकुचन के लिए भी आवश्यक है। जैसे मैं हाथ को पीछे खींच रहा हूं, अब ये पीछे कैसे खींच पाया कि इसमें पेशियां दोस्तों, पेशियों में संकुचन हो रहा है इसलिए हाथ पीछे जा रहा है, समझ में आई बात। और पेशी जब शीतल होगी तो हाथ आगे चला जाएगा, समझ में आई। इसी प्रकार से मान लो मैंने यूं करके बॉडी फील, तो ये क्या हुआ, पेशियों में संकुचन हुआ जिसके कारण ये क्रियाएं हो रही है, समझ में आ गई। तो इन सबके लिए पोटेशियम जरूरी है। अब कैल्शियम कहां मिलेगा आपको, दूध में मिलेगा कैल्शियम, और दालों के अंदर कैल्शियम मिलेगा दोस्तों। तो अस्थि भाई कैल्शियम सब है, हड्डियों का निर्माण है, अस्थि दंत निर्माण, पेशी संकुचन में भी ये जरूरी है। रक्त का थक्का निर्माण करने के अंदर ये पूछा जाने वाला प्रश्न है ना दोस्तों, कैल्शियम बड़ा याद रखना आप। क्लोराइड साधारण में मिल जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता, अम्ल क्षार संतुलन में आवश्यक है। और फास्फोरस दूध और मांस से मिल जाता है दोस्तों, दूध और मांस के अंदर। और अंतराली तरव का प्रमुख घटक है, जैसे आपको भी मैंने बताया यहाँ पर कि ये आपकी पेशी है, पेशी में सोडियम के साथ में यहाँ क्या होगा दोस्तों, बाहर होगा पोटेशियम, और इसके अलावा अंदर फास्फोरस के अंदर भी इसके अंदर पाया जाता है। तो अंतराली तरह का प्रमुख घटक है अस्थि दंत निर्माण। भाई आपको कैल्शियम फॉस्फेट की हड्डियां बनी होती है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट है। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिए आप,
और फास्फोरस का ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों एटीपी निर्माण में, एटीपी आप सब जानते होंगे कि आपका एक ग्लूकोज जो है, एक अणु ग्लूकोज जब भी टूटता है तो उस प्रकार से वहां से कुछ एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों। तो एटीपी आपकी, जैसे आप कहीं पर भी आप कुछ सामान लेने जा रहे हो तो वहां आपको रुपए देना पड़ता है, यानी भारतीय मुद्रा रुपए है। तो भारतीय मुद्रा जो कि मुद्रा है वो है ना, जिसके माध्यम से आप कोई भी वस्तु खरीद के ला सकते हो। इसी प्रकार से आपकी बॉडी की ऊर्जा मुद्रा है। एटीपी क्या है? ऊर्जा मुद्रा है। तो आपको ऊर्जा किस रूप में रहती है आपकी बॉडी के अंदर? एटीपी के रूप में। तो एटीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो इसमें 3 अणु फॉस्फेट के आ रहे हैं, तो यानी एटीपी निर्माण में भी फास्फोरस का यूज होता है। मैग्नीशियम देखो अन्न और हरी सब्जियों के अंदर मिल जाता है। एंजाइमों का सहकारक, मतलब एंजाइम यहीं से कार्य करेंगे, बिना मैग्नीशियम के एंजाइम्स कार्य नहीं कर सकते हैं। लोहा यकृत है, हरी सब्जियों के अंदर मिल जाता है। लोहा वही आयरन है, हरी सब्जियां। हीमोग्लोबिन में आप जानते हो हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व। और साइटोक्रोम आपने देखा होगा, प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो प्रकाश का जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन हाँ जल के अंदर से, तो वो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो वो जो ग्रहण करने वाले होते हैं साइटोक्रोम बी, इस प्रकार से सही वो आपने पढ़ा होगा। तो साइटोक्रोम का प्रमुख घटक है। इसकी कमी से क्या होता है? रुधिर अल्पता हो जाती है। देखो एनीमिया रोग होता है ना दोस्तों, एनीमिया रोग साइनोकोबालामिन यानी B12 की कमी से भी होता है, B6 की कमी से भी होता है ना। मान लो आरबीसी किसी कारण से कम हो गई तब भी एनीमिया रोग हो रहा है। लेकिन आयरन की कमी से जो एनीमिया रोग हो रहा हो दोस्तों, उसको कहते हैं, नाम याद रखना, कई एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइटिक एनीमिया इसको कहा जाता है अगर लोहे की कमी से रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी हो गई तो। क्योंकि हीमोग्लोबिन का प्रमुख तत्व कौन है? आपका आयरन। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है दोस्तों? आरबीसी। और आरबीसी पूरे ही ब्लड की, आप सबको पता है कि लगभग बहुत सारे मात्रा में आरबीसी जो होती है वो दोस्तों, वो मेन चीज ही आरबीसी, प्लाज्मा तो पूरा पानी है, ठीक है। इसके अलावा होती क्या है? बाकी जो बचा है 45% के अंदर, उसका 99% तो आरबीसी है। तो हीमोग्लोबिन, आरबीसी का 25% हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन कम तो आरबीसी कम, आरबीसी कम तो ब्लड भी कम, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक सब जानते हो। और समुद्री मछली हो गया, समुद्री जितने भी वहां पर समुद्री जो भी होंगे दोस्तों, जीव जितने भी, मछली के अलावा जीव जितने भी होंगे, वहां से आयोडीन मिलता है। अदरक में भी आयोडीन मिलता है। इसके अलावा आपको सबको पता है कि जो थायराइड ग्रंथि, उससे थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में भी आयोडीन की प्रमुख भूमिका है। तो थायरोक्सिन हार्मोन होता ही दोस्तों I4 है। I4 से थायरोक्सिन हार्मोन को, सॉरी T4 जो होता है, थायरोक्सिन से T ले लिया गया, T4 से उसके अंदर होता ही आयोडीन ही दोस्तों ना। अब कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? गलगंड। पहले खूब पूछा जाता है, अब तो पूछा नहीं जाता है। गलगंड रोग, गाइटर रोग और घेंगा रोग। और जितने जो पहाड़ी एरिया है दोस्तों, पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि पानी जब पहाड़ों से बह के आता है, भाई वो पानी का जो सेवन कर रहे हैं, उस पानी में क्या होता है दोस्तों? आयोडीन की बहुत कमी होती है। क्या होती है दोस्तों? आयोडीन। जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के ये जो गला सूज के लटक जाता है, इसको गले में ही पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पे क्या होता है कि आयोडीन की जैसे कमी, थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी, तो गलगंड रोग हो जा रहा है, घेंगा रोग, गाइटर रोग, 3 नाम इसी के नाम है दोस्तों। ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होता है और आयोडीन की कमी से। तांबा जो होता है वो कहां मिलेगा आपको? दूध में, यकृत में, और लगभग सभी खाद्य पदार्थों के अंदर ये पाया जाता है। ये भी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का प्रमुख घटक है। अगर ये अधिकता हो जाए दोस्तों, एक आनुवंशिक रोग है विल्सन रोग, उसके अंदर तांबा आप बाहर नहीं निकाल सकते, अंदर जमा हो जाता है, तो वहां पर कॉपर की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। कॉपर ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा दोस्तों? जहर का काम करेगा, ठीक है। तो वो विल्सन रोग कहलाता है, याद रख लेना। जिंक जो अधिकांश खाद्य पदार्थों में मिल जाता है यकृत के अंदर, और एंजाइमों का सहकारक है दोस्तों। और कल आपको जो मैंने मधुमेह रोग पढ़ाया था, जो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन का प्रमुख घटक, ऐसी चीजें याद रखनी चाहिए दोस्तों। हरित लवक आपने पढ़ा होगा। हरित लवक में क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम धातु होती है। आपका जो रक्त है उसमें लोह धातु होती है। इसी प्रकार से आपके जिंक जो होती है, इंसुलिन का मुख्य तत्व कौन सा दोस्तों? जिंक। और जो जिंक होता है दोस्तों, आपको सबको पता है यशद लेपन के अंदर काम में आता है। अपन तो यहाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आपने कोई ज्यादा महत्व का नहीं है। जिंक ज्यादा हो जाए तो जिंक की भी टॉक्सिसिटी हो जाती है, वो भी जहरीला होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ देख दो, अगला जो है दोस्तों, आपके पोषकों की उपयोगिता व कार्य के आधार पर भी आप क्या कर सकते हो? इन पोषक तत्वों को बांट सकते हो। जैसे कि आप मैं बता चुका हूं कि ऊर्जा उत्पादक में कौन कौन से आएंगे दोस्तों? आपके कार्बोहाइड्रेट आएंगे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जिनसे ऊर्जा मिलती है। और दूसरे नंबर पे कौन आएगी दोस्तों? आपकी वसा। इनसे आपको क्या मिलेगी दोस्तों? ऊर्जा मिलेगी। हाँ, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल मिलती है दोस्तों। प्रोटीन भी एक ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, लेकिन कब?
देखो आपके ऊर्जा का जो क्रम है दोस्तों, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को सी से बताऊं और वसा को यानी फैट एफ से बताऊं और प्रोटीन को पी से बताऊं दोस्तों, तो याद रखना कि सबसे ज्यादा मात्रा में यदि ऊर्जा मिलती है तो वो फैट से मिलती है ना। अगर इसको मैं थोड़ा सीक्वेंस इसको उल्टा लिख देता हूं ताकि आपको सीक्वेंस से याद रह जाए। सीपीएफ याद कर लेना दोस्तों, यहां याद कर लेना 4, 5 और 9 सब कई खेबो चाहिए बिल्कुल साथ। 1 ग्राम, यहां पर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो उससे कितनी ऊर्जा मिलेगी दोस्तों? 4.2 किलो कैलोरी, यानी किलो कैलोरी, ये ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों। किलो कैलोरी है ना, के मतलब किलो और सीएल मतलब कैलोरी। किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी कितनी दोस्तों? 4.2। कितने से? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः आप ग्लूकोज समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप प्रोटीन से कितनी मिलेगी साहब? 4, 5, 9 लिखा है आपने, 4, 5, 9। इसी तरीके से याद रख लेना, लगभग कई किताबों में 5.4 भी लिखा होता है, 5.1 भी लिखा होता है, 5.6 भी मैंने ज्यादातर देखा है। 5.6 किलो कैलोरी किससे मिलती है दोस्तों? प्रोटीन से। और यहां पर फैट से भी मिलेगी 9.2 किलो कैलोरी। यानी सर्वाधिक अगर बात की जाए तो फैट से सर्वाधिक पूछा जाता है कि मान लो क्रम बताओ, तो आप दूसरे नंबर पे प्रोटीन, और सबसे कम मात्रा में जो आपको ऊर्जा मिलती है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन तीनों ही आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि सबसे पहले यदि आपकी बॉडी में कुछ भी ऊर्जा निर्माण करने का काम करेगा वो कौन करेगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। यानी उपयोग का क्रम कौन सा होगा? ये तो मात्रा का क्रम है कि किसमें ज्यादा और किसमें ज्यादा है, कम है। और ये है आपका उपयोग का क्रम कि सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ऑब्जर्व करेगी, नहीं कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा बनाएगी। उसके बाद में आपकी ऊर्जा बनेगी दोस्तों फैट से, यानी फैट से ऊर्जा बनेगी। और सबसे लास्ट में प्रोटीन से ऊर्जा बनेगी दोस्तों। यानी ऊर्जा का लगभग 80% भाग किससे बनेगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट और फैट से बनेगा। प्रोटीन से ऊर्जा नहीं बनेगी। जब आप फास्टिंग कर रहे हो दोस्तों, आपको मैं एक चीज कल भी मैंने बताई थी कि आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट है, यानी आपके भोजन जो तोड़ के दे रहा है, जिसको सामान्य भाषा में आपने ग्लूकोज कहा है, कि अधिकांश ग्लूकोज की क्या बना दी जाती है दोस्तों? ऊर्जा बना दी जाती है, जो शरीर के विभिन्न कार्य करने के काम में आती है। अब इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या किसमें बदल दिया जाता है दोस्तों? ग्लाइकोजन। किसमें बदल दिया दोस्तों? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? मनुष्य का संचित भोजन है, संचित भोजन है। अच्छा, पादपों में संचित भोजन कौन सा होता है दोस्तों? स्टार्च। स्टार्च संचित भोजन किसमें होता है दोस्तों? पादपों में। और अपन इस स्टार्च को रोज खाते हैं, गेहूं के रूप में, बाजरे के रूप में, मक्के के रूप में। जो भी अपन खा रहे हैं दोस्तों वो सब स्टार्च है, समझ में आ गई? आलू वगैरह ये सब स्टार्च के स्रोत हैं। तो ग्लूकोज को किसमें बदल दिया? ग्लाइकोजन में। और कहां स्टोर किया जाता है दोस्तों? आपको कल ही बताया मैंने, लीवर में स्टोर किया जाता है, ब्रेन में स्टोर किया जाता है और मसल्स में स्टोर किया जाता है। तो मुख्यतया यहां स्टोर किया जाता है दोस्तों, लीवर के अंदर स्टोर किया जाता है। अब देखो ग्लाइको, इस क्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहेंगे दोस्तों? ग्लाइकोजेनेसिस। कौन सी क्रिया कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। किसको कहेंगे? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। अब यदि मान लो आपने व्रत किया या कभी खाना नहीं मिला, तो बॉडी क्या करती? इस ग्लाइकोजन को किस में बदल देती है दोस्तों? ग्लूकोज में बदल देती है। तो यानी ग्लाइकोजन को तोड़ा और किस में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों? ग्लूकोज में। और तोड़ने को बोलते हैं लाइसिस। क्या बोलते हैं? लाइसिस। तो यानी ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया यहां पर देखने को मिलेगी। समझ में आ गई बात? अब यदि मान लो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, यानी जमा हुआ ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, अब भी आप जैसे मान लो हो रहे हैं ना, कोई मान लो भूख हड़ताल पे बैठ गया, 2 दिन 3 दिन से तो ग्लाइकोजन से काम चल गया, अब इससे ज्यादा चल रहा है मान लो, तो फिर क्या होती है? बॉडी की जो वसा होती है दोस्तों, वसा को यहां लीवर क्या करेगा? इस वसा को तोड़ता है। किसमें तोड़ेगा दोस्तों? कीटोन बॉडी में। किसमें तोड़ेगा दोस्तों? कीटोन बॉडी में तोड़ेगा। और कीटोन बॉडी से किसका निर्माण करेगा दोस्तों? ऊर्जा का निर्माण। वैसे आप सबको पता है कि जो वसा जो टूटती है दोस्तों, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटती है। लेकिन जब ऊर्जा का निर्माण करना होता है तो वसा को किसमें तोड़ा जाता? पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों ये। किसमें पूछा जाता है? किसमें तोड़ा जाता है दोस्तों? कीटोन बॉडी में तोड़ा जाता है। और कीटोन बॉडी तोड़ने के बाद में कीटोन बॉडी से क्या मिलती है दोस्तों? ऊर्जा बनती है। इसी प्रकार से जो प्रोटीन है दोस्तों, प्रोटीन जो आपकी मसल्स के अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है, मसल्स। अब जब मान लो आपके शरीर में किसी को उपवास ना जरे जी है, 14 15 दिन तक अगर मान लो क्या करने लगता है दोस्तों, वहां पर क्या करने लगता है दोस्तों कि भूख हड़ताल करने लगते हैं, या कोई भी भूख हड़ताल कर रहा है, तो फिर क्या करते हैं कि अगर मान लो फिर डॉक्टर रोज उसका चेकअप करता है। डॉक्टर क्या करता है? चेकअप करता है। चेकअप करते ही मान लो आपका जब
ग्लूकोज पूरे तरीके से खत्म हो गया, तो 5वें 6ठे दिन क्या होगा कि ये आपकी टॉयलेट के अंदर क्या आने लगेगा दोस्तों, कीटोन बॉडी आने लगेगी। क्यों? क्योंकि कीटोन बॉडी यानी वसा टूटने लग गई, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया और क्या हो गया, कीटोन बॉडी टॉयलेट में आ रही है। तो वो डॉक्टर फोन करेगा नेता को कि भाई साहब कीटोन बॉडी आने लग गई, यानी वसा डाइल्यूट होने लग गई है, अब चेत जाओ, 1-2 दिन में बात कर लो इनसे। फिर क्या होता है दोस्तों कि पूरी बॉडी की वसा भी यदि खत्म हो गई तो फिर ऊर्जा कौन प्रदान करेगा दोस्तों, प्रोटीन, यानी सबसे अंत में प्रोटीन प्रदान करता है। और प्रोटीन टूटता है दोस्तों क्रिएटिन या क्रिएटिनिन में टूटता है दोस्तों। और ये लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर सबसे अंतिम जो सोर्स है वो क्या है दोस्तों, प्रोटीन, जो कि टूटता है क्रिएटिनिन के अंदर। और ये क्रिएटिन और क्रिएटिनिन ऊर्जा का निर्माण करता है। और जब ये टॉयलेट में आने लग जाती है ना, तो उसको फोन करता है, भाई साहब 1-2 दिन और संभाल लो, टॉयलेट में बिल्कुल प्रोटीन ही टूट के आने लग गया है। अब आप समझ लेना कि भाई साहब अब 2-3 दिन में जाने वाले हैं। अगर आपने इनकी बातें नहीं मानी तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा, ध्यान रख लेना। और फिर आपकी गद्दी खतरे में, फिर वो फटाफट सब मान लिया ना, फिर उसको जूस वूस पिलाया जाता है। और गलती से मान लो बस सर भूख हड़ताल करने वाले, एक बादाम खा लेना दोस्तों, एक बादाम आपको 2 दिन तक जिंदा रख सकती है आराम से, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो नशा करने की बजाय बादाम जेब में रखा करो, बादाम खा लिया करो ना, तो ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोटीन और ये हुआ, तो ये तो हुआ दोस्तों ऊर्जा की बात कि ऊर्जा इस प्रकार से आपको मिलती है। इसके अलावा आपकी जो आप नन्हे मुन्ने राय थे पहले, फिर धीरे धीरे 2 फीट के हुए, 3 फीट के हुए, 5 फीट के, आप कोई 7 फीट का होगा, कोई 8 फीट का होगा, कोई 12 फीट का आदमी होगा ना, यानी आपके शरीर की वृद्धि हुई है। तो शरीर की जो वृद्धि है, और बीच बीच में कभी आपके मान लो लग जाए, चोट लग जाए, बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें, अंदर कोशिकाएं मरती रहती है, पैदा होती रहती है, उसे कहते हैं दोस्तों मरम्मत। तो मरम्मत, तो इनके लिए कौन उत्तरदायी है, प्रोटीन उत्तरदायी है। कौन है दोस्तों, प्रोटीन उत्तरदायी है। यानी वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन उत्तरदायी है दोस्तों, प्रोटीन। यानी प्रोटीन आपकी बॉडी का लगभग 70% भाग बनाता है दोस्तों। प्रत्येक जो सेल होती है वो आपके किसकी बनी होती है, उसमें 70% ही प्रोटीन है, समझ में आया ना। तो प्रत्येक सेल के अंदर, तो पूरी बॉडी के अंदर भी प्रोटीन, आपके बाल, नाखून, सारी की सारी, बड़े ढंग से पढ़ाएंगे प्रोटीन, भाई कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। ये अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बॉडी में पाए जाते हैं, 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं, फिर भी ठीक है, चलो वहां बात करेंगे अपन। तो वृद्धि के लिए कौन सा काम आता है दोस्तों, प्रोटीन काम में आता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो 2 रोग हो जाते हैं दोस्तों, मेरास्मस और क्वासिओरकोर, है ना, ये रोग क्वासिओर, है ना, क्वासिओरियोर। तो इस प्रकार के 2 रोग है दोस्तों। अब ये 2 रोग किसकी कमी से होते हैं दोस्तों, प्रोटीन की कमी से। और ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों कि मेरास्मर और क्वासिओरकोर जो रोग है वो किसकी कमी से होते हैं दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो यहां ये 2 रोग आपको याद करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके शरीर के अंदर मैंने भी बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है या आपके शरीर की रक्षा कर रहा है। तो ये रक्षा करने का काम कौन करता है दोस्तों, विटामिन और खनिज लवण करता है। अगर इनकी कमी हो गई तो आपकी बॉडी में क्या होगा, थोड़ी सी रक्षा कम हो जाएगी। सुरक्षात्मक और कंट्रोल करने का काम भी कौन है, ये करते हैं आपके विटामिन और खनिज लवण करते हैं। अब मैं इनको लिखा देता हूं दोस्तों, है ना। हाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये ऊर्जा उत्पादक लिख दिया मैंने, कार्बोहाइड्रेट वसा मुख्यतः, है ना, 20% प्रोटीन से मिलती है। तो प्रोटीन कोई खास चीज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लिख दिया मैंने, MAX मतलब मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट से मिलता है ना। ओके, स्क्रीनशॉट लिया। हाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट ले इसका। और ये 2 नाम याद रख लेना, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, क्वासिओरकोर और मेरास्मस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। और आज के लिए इतना ही। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। ओके, जय सिया राम, बाय।